हेलो एवरीवन। सो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ दी बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हम क्या कह सकते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कुछ एलिमेंटल एनालिसिस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं कि उसमें हमने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में जो होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने फिर क्या किया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था अंडर 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन वाज द एमिनो एसिड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 और ग्रुप्स क्या थे, नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्ड क्या था, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे फैटी एसिड्स से। अब फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, और आप सबने लिपिड का नाम तो सुना ही है। इनफैक्ट जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने लिपिड्स भी पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, अब ये जो इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स है लिपिड नाम के, ठीक है, ये क्या होते हैं कि बेसिकली पॉलीमर्स ही होते हैं इन फैटी एसिड्स के। ठीक है, जो फैटी एसिड मोनोमर्स हैं, जो सिंगल यूनिट्स हैं, बेसिकली वही मिलके क्या बनाते हैं, एक लिपिड को बनाते हैं। ओके, तो जो लिपिड है वो जनरली क्या होता है, फैटी एसिड से बना होता है। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड्स हैं वो होते क्या है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है R ग्रुप से, और R ग्रुप हमको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप क्या है, वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल ग्रुप है, इसका नाम ही वेरिएबल ग्रुप है, मतलब कि ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं है कि भाई ये एक ही रहेगा। ये वेरिएबल ग्रुप जो क्या है, वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये मिथाइल हो सकता है CH3, ठीक है, इथाइल हो सकता है C2H2, मतलब ये क्या हो सकता है कि 1 to लेकर 19 कार्बन तक की क्या हो सकती है, कोई भी चेन ये R ग्रुप को बना सकती है। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, अनशंड, मतलब जो भी 19 कार्बन तक की क्या हो सकती है, R ग्रुप की क्या हो सकती है, चेन हो सकती है। ओके, अगर अपन एग्जांपल देखें, जो पाल्मेटिक एसिड होता है, ठीक है, जो पाल्मेटिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 16 कार्बन से बना हुआ होता है। जो पाल्मेटिक एसिड जो क्या होता है, 16 कार्बन से बना होता है, इंक्लूडिंग दी COOH ग्रुप। ठीक है, और वहीं आप देखें तो एरिकडोनिक एसिड जो है वो क्या होता है, 20 कार्बन से बना हुआ होता है, इफ़ वी इंक्लूड दी कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सपोज ये CH2 14, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर अपन देखें तो पाल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो कि क्या है, 16 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, 16 कार्बन से बना हुआ। और सिमिलरली जो एरिकडोनिक एसिड होता है वो क्या होता है, 20 कार्बन से बना हुआ होता है, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, 2 तरह के हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कि डबल बॉन्ड एब्सेंट है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंट और प्रेजेंस ऑफ द
डबल बॉन्ड्स, द फैटी एसिड्स, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाओ. दीज आर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि इस पे लिखने पे टाइम खराब किया जाए. ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि फैटी एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड, या फैटी एसिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ओके, द सैचुरेटेड वंस एंड द unsaturated ones. The saturated fatty acids are the one with the absence of the double bond, okay, and the unsaturated ones are with the presence of the double bond. ठीक है, अब another type of fatty acid could be a glycerol. ठीक है, lipid actually. ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल क्या होता है कि पॉलीऑल कंपाउंड होता है. पॉलीऑल मतलब ऑल अपन किसको बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप को, OH ग्रुप को. ठीक है, तो अपन इसको जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अपन इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ठीक है, अब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है कि मतलब इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है. ठीक है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. अब ये क्या करता है कि कभी कभी लिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ग्लिसरॉल जो होता है वो क्या होता है, लिपिड्स का पार्ट होता है. ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल्स हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी फैटी एसिड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, साथ प्रेजेंट होते हैं. और उस केस में ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एस्टेरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ. ठीक है, कभी क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के साथ प्रेजेंट होते हैं लिपिड के अंदर. ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, एस्टेरिफाइड होते हैं कुछ लिपिड्स में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या होता है, साथ प्रेजेंट होते हैं. उस केस में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस्टेरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल से. एस्टेरिफाइड मतलब कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में क्या होता है, एक एस्टर बॉन्ड बना हुआ होता है. ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि ये 3 तरह के होते हैं. ठीक है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड. ये क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के. ठीक है, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के. मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होता है. डाइग्लिसराइड में क्या होता है, 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होता है. और ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है कि 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है. तो ये जो मोनो, डाई और ट्राई है इसको अपन को कंफ्यूज नहीं करना है कि ये ग्लिसरॉल के नंबर पे बेस्ड है, ये क्या है, फैटी एसिड के नंबर पे क्या है, बेस्ड है. ठीक है, अब जब हम डिस्कस करें कि भाई ये ग्लिसराइड्स हो गया, ग्लिसरॉल का डिस्कस हमने कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि जो लिपिड्स हैं, पहले तो हमने देख लिया कि भाई लिपिड सिंपल हो सकते हैं, मतलब सिर्फ फैटी एसिड्स हो सकते हैं. ठीक है, या तो क्या हो सकते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. ठीक है, थर्ड टाइप और हम देख सकते हैं कि लिपिड्स जो हैं वो ऑयल्स और
लिपिड्स जो होते हैं वो ऑयल और वैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये ऑयल है या वैक्स है। जो ऑयल है उसका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज लो। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कम टेम्परेचर पे भी मेल्टेड ही रहेगा, ठीक है। तो कम टेम्परेचर मतलब सर्दियाँ, तो इसी वजह से जो ऑयल होता है वो सर्दियों में भी जमता नहीं है, ठीक है। वेयर एज अगर वैक्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, सर्दियों में जम जाएगी, ये क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। जब लिपिड्स जो है, एक और तरह के लिपिड्स पढ़ेंगे, जब लिपिड्स जो है वो किसी फॉस्फोरस ग्रुप से अटैच्ड हैं, ठीक है। व्हेन अ फॉस्फोरस ग्रुप इज अटैच्ड टू दी लिपिड्स और इट इज फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, तो उस केस में जो है हम लिपिड्स को क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। हमने ये चीज़ आपको याद हो तो सेल जब पढ़ा था तो उसमें सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था के जो लिपिड्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोरस जो क्या होता है वो क्या होता है, अटैच होता है लिपिड के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, जनरली मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लेसिथिन। अब ये जो चैप्टर है मैं आपको फटाफट ही लेके चल रही हूँ क्योंकि ये कुछ एग्जाम में आने वाली चीज़ें नहीं है, बट एक बेसिक जनरल चीज़ें होती है जो आपके आगे भी क्या होगा, जब नाम आए तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होने चाहिए कि ये क्या था वो क्या था, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझाते चल रही हूँ चैप्टर वाइज, ओके। थर्ड मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ना था वो क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, ये हमने देखा था जब हम न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे, जब डीएनए वगैरह डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है, वो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, द प्यूरिन्स एंड द पिरामिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में कौन से थे, एडिनाइन और ग्वानिन, ठीक है। और पिरिमिडीन्स में कौन से थे, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। जब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो एक शुगर से अटैच्ड हैं, जब नाइट्रोजनस बेसिस शुगर से अटैच होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। व्हेन द नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड विद अ शुगर देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इन सब के नाम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो एडिनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन थे, उन सब के क्या हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो एडिनाइन है वो एडिनोसिन बन जाता है, जो ग्वानिन है वो ग्वानोसिन बन जाता है, जो थाइमिन था वो थाइमिडीन बन जाता है, ठीक है। जो साइटोसिन था वो साइटिडीन बन जाता है, और जो यूरेसिल था वो क्या हो जाता है, यूरिडीन बन जाता है। इधर जगह नहीं थी तो साइटिडीन, और ये क्या हो जाएगा, यूरिडीन, ठीक है। तो जब ये नाइट्रोजनस बेसिस इस शुगर से अटैच हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं, ठीक है। यही न्यूक्लियोसाइड
यही न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाता है, ठीक है, यही न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब इनके नाम क्या हो जाएंगे, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जैसे ही न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे इनके नाम भी उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आरएनए के और डीएनए के। ठीक है, यही वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है आरएनए के और डीएनए के। जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था कि जो डीएनए वगैरह स्ट्रक्चर है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का मतलब ही हमने क्या पढ़ाया था कि भाई जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो भी टेबल्स वगैरह हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपसे नहीं पूछी जाती हैं चीज़ें एग्ज़ाम में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शायद, अगर कहते हैं ना आपकी किस्मत ही ख़राब हो, तो इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ आ जाती है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए होती है। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट्स, पहली बात तो क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। और इन रिएक्शन में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस क्या होती है, 2 तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जो सेल है उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज होता है। ठीक है, या तो कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का जो बेसिक फंक्शन है या जो बेसिक चीज़ें मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, ये होती है या तो कोई सिंपल सब्सटेंस बनेगा कॉम्प्लेक्स से, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा सिंपल से। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये चीज़ हम ऑलरेडी इस चैप्टर में आगे एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल विद दिस टॉपिक। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, इनमें जो पार्ट लेने वाले सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबोलाइट्स। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इन जो रिएक्शन से जो सब्सटेंसेस बनेंगे, जो उनका एंड प्रोडक्ट होगा, या इन रिएक्शंस में होने वाले, इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स को भी हमने क्या किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। मेटाबोलाइट्स को हमने क्या किया, 2 में डिवाइड कर दिया, दैट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ऊपर की बात यह है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, वो ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वो मेटाबोलाइट्स जो कि ऑर्गेनिज्म की डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट की रिएक्शंस में या उसके बनने में, वो क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे। जिसमें कि जो हमको, अगर आप लोगों को याद हो
कि जो हमने एक टेबल थी 9.1 जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो अर्थ क्रस्ट है अगर हम उसका सैंपल लें और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल लें तो जो हमको एलिमेंट्स मिलते हैं उसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा, तो वो वाली जो टेबल है उसके जो भी सब्सटेंसेस हैं, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह, ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। वेयर एज वो सब्सटेंसेस जो कि डायरेक्टली हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा में काम नहीं आते, वो बस इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ओके, इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या हो जाएगी कि जो प्लांट स्पीशीज हैं, ठीक है, प्लांट्स को अगर अपन देख लें तो उनके जो पिगमेंट्स है, जो एल्केनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये सारे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कह देते हैं उनको, क्योंकि ये पिगमेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट तो है, जैसे पिगमेंट जो है वो प्लांट को कलर दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट को कलर नहीं मिलेगा तो बेचारे का क्या होगा। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उन मेटाबॉलिक रिएक्शन में कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है और ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, नहीं। ये जो स्पाइसेस एक्सेट्रा जो बनती है प्लांट से ना, जो भी जैसे ये बनते हैं, तो ये सारे क्या है, इनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली उन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में पार्ट नहीं ले रहे जो कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन मेटाबोलाइट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगेन हम वर्ड के हिसाब से चलेंगे कि बायो का मतलब तो हम हमेशा बायोलॉजी समझ ही लेते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, जो हम जिंदा हैं, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली जहाँ नाम आता है हम उसको क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी कह देते हैं, जो कि क्या है, इट्स ऑल अबाउट दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, बी इट प्लांट्स, बी इट एनिमल्स, बी इट एनीथिंग, ठीक है। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तीन वर्ड्स को अलग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द बायो, okay, the second one is the molecules and the third one is the macro, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग इन साइज, ठीक है, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बिग इन साइज। तो और ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मतलब कि जो बायोमोलिक्यूल्स, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसको भी हमने क्या किया कि एक तरह से दो में डिवाइड कर दिया। जिनका साइज छोटा है मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स यू नो दैट माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके, एंड मैक्रो मीन्स बिग। तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनमें क्या करते हैं, ये पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने सेम एनालिसिस के थ्रू ही पता लगाया कि जो भी कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमने जब एक टिश्यू को अगेन वही मोटर पेसल में या स्लरी बना के देखा, ठीक है, एक सेल को हमने जब एक ग्राइंड किया, ओके, तो हमको दो फ्रैक्शंस मिले। जैसे हमको एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पूल मिले थे, वैसे ही हमको क्या मिले, दो फ्रैक्शंस मिले। तो जो मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है, ओके, इट इज लेस
the molecules having its weight less than 1000 Dalton are known as the micromolecules. ठीक है, जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज, पूरा एक्सपेरिमेंट अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल्स जो 1000 डाल्टन से कम वे करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स that weigh between 1000 to 10,000 Dalton are known as macromolecules या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि हम जब भी किसी एक मॉलिक्यूल्स को बड़ा या छोटा बनाएंगे तो हमारे पास एक पैरामीटर सेट होना चाहिए, एक बाउंड्री, एक लिमिट सेट होनी चाहिए, जिसके ऊपर या नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स बता सके. तो ये बाउंड्री क्या है, 1000 डाल्टन की. ठीक है, 1000 डाल्टन से जो भी नीचे वेट हुआ वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो 1000 से 10,000 के बीच में वेरी करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब जो लिपिड है, ठीक है, वो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर सेक्शन में मिलता है. ठीक है, जो लिपिड है इसमें क्या होता है, हमारा एक एक्सेप्शन होता है. लिपिड इज नोन एज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल but it weighs less than 1000 डाल्टन. ठीक है, जो लिपिड है वो क्या करता है कि उसका वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, जब जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अलग हुए थे, ठीक है, उसमें क्या है कि लिपिड क्या आ गया था, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आया था. ठीक है, लेकिन लिपिड जो होता है वो एक्चुअली अगर अपन सिर्फ इस पैरामीटर पे देखें तो वो एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो एक माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि उसका जो वेट है इट इज़ लेस देन दी 1000 डाल्टन. ठीक है, तो भी क्या हुआ, लिपिड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ गया था, क्योंकि जब हमने सेल को ग्राइंड किया तो लिपिड जो होता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन. इसलिए क्या है कि जो सारी सेल मेम्ब्रेन वाली कॉम्पोजिशन थी वो तो क्या आके बैठ गई थी इस मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में, इसलिए क्या हो गया, साथ साथ लिपिड भी इसमें पिस गया. ओके, अदरवाइज जो है लिपिड इज एक्चुअली अ माइक्रोमोलिक्यूल्स बाय द वेट इफ वी सी, बट ये जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है इसमें ये क्या आ जाता है, ग्राइंडिंग की वजह से आ जाता है. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वील ट्राई टू कंप्लीट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, द एंजाइम्स एंड द न्यूक्लिक एसिड. ओके, एंड वील ट्राई टू फिनिश दिस इन 1 and 2 lectures maximum. Okay, thank you.